डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन में आए फरियादियों से की मुलाकात, एक एक कर उनकी सुनी समस्याएं। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, संवेदनशील होकर जनता की समस्याओं का कराएं निराकरण। नहीं चलेगी हीला हवाली, समय सीमा के भीतर करना होगा समाधान। गाजीपुर में नाबालिग की हत्या के मामले ने लिया राजनीतिक रंग। गाजीपुर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। नाराज सांसद अपने घर के बाहर धरने पर बैठे। संभल में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, एएसआई के संरक्षित सौंधन के प्राचीन किले के पास अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 2 अवैध मकानों को किया जमींदोज। नमस्कार। हिसाब किताब के इस खास शो में मैं हूं डॉक्टर प्रसून। 2026 का सबसे बड़ा चुनावी दंगल अपने अंतिम पड़ाव पर है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी का चौथी बार का संकल्प है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जोड़ी का सोनार बांग्ला और डबल इंजन की हुंकार है। आज हम विश्लेषण करेंगे उन तीखे भाषणों और बड़े मुद्दों की जो इस चुनाव की दिशा तय कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मछली पालन नीति, भ्रष्टाचार और केंद्र की योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत को लागू नहीं करने पर ममता बनर्जी को घेरा है। पीएम मोदी ने चुनावी भाषण में कहा कि दीदी ओ दीदी, आपने 15 साल बंगाल को पीछे धकेलने का काम किया है। जिस बंगाल में मछली पालन की इतनी संभावना थी, आज वहां की थाली में मछली दूसरे राज्यों से आ रही है। बंगाल के युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो सिर्फ सिंडिकेट और भ्रष्टाचार के कारण। अब बंगाल बदलाव की मांग कर रहा है, अब बंगाल विकास की मांग कर रहा है। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली के जमींदार बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें कब्जा करने नहीं दूंगी, मैं उन्हें 1 इंच जमीन नहीं दूंगी। ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी योजना लक्ष्मी भंडार से लेकर द्वारे चिकित्सा तक हमने हर घर तक मदद पहुंचाई है। बीजेपी चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन बंगाल की संस्कृति भाईचारे की है। खेला होवे और फिर से माटी मानुष की जीत होगी। इस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सुनने वालों की संख्या लाखों में जुट रही है। योगी अब खुलकर ममता बनर्जी पर हमला बोल रहे हैं। योगी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में दंगाई जेल जा सकते हैं तो बंगाल में उन्हें सरकारी संरक्षण क्यों मिलता है। तुष्टीकरण की राजनीति ने दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोका, लेकिन अब और नहीं होगा। बंगाल की सुरक्षा के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। माफियाओं का इलाज यूपी की तरह बंगाल में भी होगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं बंगाल विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के ऊपर। आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 148 सीटों का है। आपको बता दें कि पहले चरण यानी 23 अप्रैल को जो चुनाव हुआ उसमें 152 सीटों पे चुनाव हुआ, जहां भारी मतदान हुआ। करीब 92 से 93% वोटिंग का अनुमान है। दूसरा और अंतिम चरण का चुनाव 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होना है, जिसके नतीजे 4 मई 2026 को आएंगे। चुनावी मुद्दों की बात करें तो ममता बनर्जी के लक्ष्मी भंडार बनाम मोदी की गारंटी एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें महिलाओं के लिए नगद सहायता और बनाम विकास का वादा किया गया है। आरजीकर अस्पताल जैसी घटनाओं के बाद भ्रष्टाचार, सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता अहम मुद्दा बन गया है। घुसपैठ और CAA उत्तर बंगाल और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रमुख मुद्दा है। शिक्षा और औद्योगिक निवेश की कमी भी एक अहम मुद्दा बन के उभर रहा है। बंगाल के चुनावी माहौल में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यह माहौल और गर्मा गया है। जब योगी आदित्यनाथ बंगाल की रैलियों में उतरते हैं तो
वे इन मुद्दों को एक अलग धार देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में अपनी रैलियों के दौरान तुष्टीकरण की राजनीति को केंद्र में रखते हुए कई आक्रामक भाषण दिए। आपको बता दें कि ममता का लक्ष्मी भंडार वर्सेस मोदी की गारंटी, योगी इसे खैरात बनाम सशक्तिकरण की लड़ाई बताते हैं। उनका तर्क है कि नगद सहायता केवल वोट बैंक की राजनीति है, जबकि मोदी की गारंटी स्थायी विकास और सुरक्षा का वादा है। घुसपैठ और सीएए की बात करें तो उत्तर बंगाल में योगी का सबसे बड़ा कार्ड तुष्टीकरण और घुसपैठ है। वे सीएए को शरणार्थियों को न्याय दिलाने और घुसपैठियों के रक्षण को खत्म करने का एकमात्र रास्ता बताते हैं। युवाओं के बीच वे शिक्षित, बेरोजगारी और भर्ती घोटालों को उठाकर यह संदेश देते हैं कि बंगाल का औद्योगिक गौरव तभी लौट सकता है जब भ्रष्ट सिंडिकेट का अंत होगा। योगी पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ शांतिपूर्वक मनाए जा सकते हैं, तो बंगाल में दुर्गा पूजा के विसर्जन पर क्यों रोक लगाई जाती है। योगी आदित्यनाथ आगे कहते हैं कि बंगाल की धरती पर जय श्री राम के नारे से चिढ़ना तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। योगी आगे कहते हैं कि यूपी में माफिया और अपराधी जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन बंगाल में तुष्टीकरण के कारण दंगाई और असामाजिक तत्वों को सरकारी संरक्षण मिलता है। योगी महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भी तुष्टीकरण को बड़ी बाधा मानते हैं। योगी का तर्क है कि केंद्र सरकार की योजनाएं एक सबका साथ सबका विकास सबके लिए है, लेकिन बंगाल सरकार केवल इसलिए लागू नहीं कर रही है या उनके नाम बदल देती है जिससे एक विशेष वर्ग को प्रभावित किया जा सके। यूपी सीएम योगी बंगाल को क्रांतिकारियों की धरती बताते हुए कहते हैं कि तुष्टीकरण ने इस महान भूमि की सांस्कृतिक पहचान को धूमिल किया है। उनके अनुसार तुष्टीकरण केवल एक राजनीतिक उपकरण नहीं बल्कि राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय राय जी, जो मैनेजिंग एडिटर हैं एपीएन न्यूज के, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमसे जुड़े हुए हैं। पहला सवाल अमीन साहब आपसे, मोदी की गारंटी बनाम ममता दीदी की ममता, कौन सा भारी पड़ता दिख रहा है नारा? जी देखिए, जहां तक सवाल है अब की बार इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना मुद्दा साफ रखा है कि हमें स्वच्छ, शांतिपूर्ण और भय मुक्त मतदान कराना है। इसीलिए उन्होंने 2500 प्लाटून बंगाल के अंदर डिप्यूट की है और 100 सेंसिटिव एरियाज में जो एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर है वो लगाए गए हैं और लोगों को आश्वासन दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आपको स्वच्छ और सीधा मतदान करना है, निर्भय होकर मतदान करना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। यही वो बंगाल है। याद होगा आपको कि जब की इनकी सोसाइटीज में बाहर से ताला लगा दिया जाता था और कहा था अगर बाहर आप निकले तो आपको मार दिया जाएगा या बम से उड़ा दिया जाएगा या आप इलेक्शन के बाद तो यहाँ रहने नहीं पाएंगे, घर आग लगा दिए जाएंगे। और इन कारणों से भयमुक्त अब की बार हुआ है, जिसका आपको याद होगा कि पिछला इलेक्शन का भी रिकॉर्ड देखें तो 40 मौतें हुई थी इलेक्शन के दौरान, हिंसा हुई थी और तरह तरह की हिंसाएं हुई थी, हर तरह की हिंसा हुई थी। और अब की बार छोटी घटनाओं को छोड़ के एक भी दुर्घटना नहीं हुई और ना ही किसी की हत्या हुई है इलेक्शन के दौरान। और ये साफ सुथरा पहला दौर का इलेक्शन निकल गया, अब दूसरे दौर का इलेक्शन है। अब देखिए, इस बात को जनता देख रही है कि क्या करना है। जनता को क्या भयमुक्त रहना है बंगाल के अंदर और अपने अच्छे तरीके से काम करने हैं, उनको डेवलपमेंट करना है, तो फिर उनको चुनना होगा बीजेपी को। और अगर वो उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे रह रहे थे और उसी रंग में रहना चाहेंगे, जो डेवलपमेंट नहीं करना चाहेंगे या उसे पिछड़े माहौल में रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो टीएमसी को चुनेंगे। लेकिन जहाँ तक जो रुझान लगा है जनता का, वो जनता का बीजेपी की तरफ ज्यादा रुझान देखने को मिला है। आपको ऐसा लग रहा है? विनय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं। आदित्यनाथ का बार बार दिया जाने वाला यूपी मॉडल यानी अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, क्या बंगाल के मध्य वर्ग को एक विकल्प के रूप में प्रभावित कर रहा है या प्रभावित करने की क्षमता रखता है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है जब
भारतीय जनता पार्टी के जब योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा जाकर वहां पे कोई अपनी बात रखता है तो एक मैसेज जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुड गवर्नेंस की बात है, वहाँ अच्छी तरीके से कैसे सरकार चलाई तो प्राथमिकता है। क्योंकि केवल उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं होते हैं, जो भी सेंट्रल पार्टियां होती है, नेशनल लेवल की पार्टियां होती हैं, उनका केंद्रीय नेतृत्व भी कहीं कहीं उस पर असर डालता है। और आमतौर पर प्रश्न जी आप देखेंगे एक चीज समझ में आता है कि चाहे वो उत्तराखंड का मसला रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश का रहा, पहले भी जब अटल जी की सरकार थी तभी लोग कहते थे कि चावल वाले बाबा के नाम से रमन सिंह जी पॉपुलर है, मामा के किरदार में शिवराज सिंह चौहान आ गए। लेकिन आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ एक ऐसा ब्रांड है जो डेवलपमेंट की भी बात करता है, कानून व्यवस्था की भी बात करता है, और जो अराजक हैं उनको अराजकता की भाषा में जवाब देना भी जानता है। अगर आप देखिए विकास दुबे का कांड हुआ, पुलिस के साथ नरसंहार किए लोग, उसका क्या परिणाम निकला, गाड़ी पलट गई और उसको सहर्ष में स्वीकार किया। उसमें कोई आप देखेंगे ये मुख्यमंत्री का जो नेचर है कोई छुपाने लपेटने का नहीं है। अगर कोई अपराधी मारा जाता है इनकाउंटर में या हाफ इनकाउंटर जिसका शक्ल में विपक्ष बार बार चर्चा करता है, तो योगी आदित्यनाथ उसको एक्सेप्ट करते हैं कि जो किसी को मारेगा उसका जवाब फिर उसको भी उसी तरीके से देना पड़ेगा। तो ये असर डालता है उन जगहों पे जहां अराजकता है। विनय राय जी, एक बड़ा सवाल ये भी था, एक बड़ा सवाल ये भी है कि मुस्लिम इलाकों में भारी संख्या में मतदान होता था, लेकिन हिंदू अपने वोट को लेकर उतने सजग नहीं थे या उनके अंदर एक डर था। लेकिन जो रणनीति अपनाई गई बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी बार बार विकास की बात करते रहे, सबका साथ सबके विकास की बात करते रहे, लेकिन योगी जी के भाषणों को देखा जाए तो वह सीधे अटैकिंग मोड में थे। वह राष्ट्रवाद की बात करते थे, वह तुष्टीकरण के विरोध की बात करते थे, और माना जा रहा है कि इतना तगड़ा पोलराइजेशन हुआ है जिसके कारण इतनी भारी मात्रा में मतदान हुआ है, उसके पीछे शायद योगी जी के ही तीखे भाषणों का बड़ा योगदान है। ऐसे में क्या तुष्टीकरण विरोधी नैरेटिव बीजेपी को सत्ता में लाने की चाबी हो सकती है? देखिए पहला सवाल जैसे आपने कहा ना, बंगाल के लोगों की जागरूकता और पे सवाल पे उनके मन मस्तिष्क पे आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। बंगाल ऑलरेडी जागरूक जगह है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है मौत का डर किसे नहीं होता है। उसे पता है कि अगर हम मतदान करने जाएंगे तो आज वोट डाल के आएंगे, अगले ही दिन कोई दुर्घटना हो जाएगी। क्योंकि जो टीएमसी के जो वर्कर हैं वो चिन्हित कर लेते हैं कौन सा मतदाता किसको वोट देने जा रहा है, कौन सा इलाका ऐसा है जो कि भारतीय जनता पार्टी या उनके खिलाफ वोट कर रहा है। और उनके साथ क्या हुआ, पिछले विधानसभा का चुनाव देखिए, उसके पीछे का चुनाव देखिए। किसी मुख्यमंत्री के स्तर पे भी अगर इस तरह की चीजें कही जाए कि अगर सरकार नहीं बनी तो तुम भुगतोगे और आ गई तो उसके बाद तुम देखना क्या होगा, ये कौन सी भाषा होती है? आप अपने वर्कर को मोबिलाइज करते हो कि जो तुम्हारे खिलाफ है उसको तुम मारो, उसको पीटो, और ये हो रहा था। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट हुआ, खास तौर पर जो पैरामिलिट्री फोर्स आई है उसके बाद जो अमित शाह का एक भाषण में उस पर जिक्र करूंगा, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स उन्हीं के गवर्नेंस में है। उन्होंने कहा भाई जो भी कह रहे हो रोक रहा हूं टोक रहा हूं, सरकार आ गई तो उल्टा लटका के मारूंगा। योगी आदित्यनाथ का जो भाषण है वो कुल मिला के गुड गवर्नेंस की ओर इशारा करता है। बाकी तो ये जो कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी सनातन की बातें ओवरऑल है, लेकिन पर्सनल अगर कैपेसिटी में बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ का विकास का मॉडल भी है, और सबसे बड़ी चीज है कि सनातन के साथ साथ कैसे हम गुड गवर्नेंस दें, कैसे हम इन्वेस्टमेंट को लेके आए। आज की तारीख में बंगाल में क्या बदला है? हम 97 में जब गए थे बंगाल तब भी बंगाल वही था, और आज हम 2026 में बैठे बंगाल वही है। मेट्रो थी तो मेट्रो है, जो विकास के बयार से बंगाल दूर है। जी जी, विकास के बयार से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन माना जाएगा। लेकिन जी जी, बात पूरी करिएगा। तो उस तरह की चीजें हैं, तो इसलिए सबसे बड़ी चीज है आज की तारीख में केंद्रीय नेतृत्व में मोदी, खासतौर से पैरामिलिट्री का फोर्स डिप्लॉयमेंट करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और पैरामिलिट्री फोर्स के नाम पर अमित शाह, और एक अग्रेशन के साथ सनातन के साथ एक जो गुंडागर्दी करने वाले लोग उनके खिलाफ जो अग्रेशन का भाव प्रकट किया योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन अगर मिलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर का मॉरल इस समय हाई है, और उनके वर्कर खुल के प्रचार कर पा रहे हैं। इसीलिए सभी को उम्मीद है कि इस बार बदलाव होगा, और अगर हैवी मतदान हो रहा है तो एक इंडिकेशन भी होता है कि अगर ज्यादा अगर वोट आ रहा है तो एक बदलाव का लक्षण है। आगे देखिए कल का मतदान कैसा होता है, उस पर किस तरह के परसेंटेज बनते हैं, और ईश्वर करे कल का अभी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होता है, 92% से अधिक मतदान हो रहा है। यह सत्ता के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी है या बदलाव की बहार? क्या यह ध्रुवीकरण का सीधा परिणाम है? नहीं प्रसन्न जी, जहां तक सवाल इस बात का है कि अब की बार वोटर जो है
जो वो SIR की वजह से वोटर लिस्ट बिल्कुल प्योर हो गई और वहाँ पे जो मतदान है वो इसलिए बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं बंगाल में पहली बार मतदान ज्यादा हुआ है। मतदान आपको याद होगा शुरू से ही आप उसके आंकड़े देखेंगे तो 82%, 79%, 81% और आप देखिए कि 85% तक वहाँ मतदान हुआ है। और अब की बार अगर 92% गया है तो ये वोटर लिस्ट प्यूरिफाई होने की वजह से मतदान का रेशियो ऊपर गया है। और आप समझिए कि ध्रुवीकरण जो है वो अपनी जगह है, लेकिन हाँ जहाँ पर लोगों ने ये भी सोचा बाहर से आके मतदान किया, देख रहा था मैं दूसरे चैनल्स पे कि वहाँ पे जो पत्रकार पूछ रहे थे तो बाहर से आके उन्होंने दिया, जो बम्बई रह रहे हैं, कलकत्ता रह रहे हैं और दिल्ली रह रहे हैं, ऐसे लोग जो बाहर के हैं वो बंगाल में आके अपना वोट दे रहे हैं। और बहुतों ने ये समझा इस बात को, माइनॉरिटी ने भी इस बात का जोर दिया है कि अगर वो वहाँ नहीं जाएंगे तो हो सकता है अगली बार से उनको वोट ना देने का अधिकार छीन लिया जाए या हो सकता है उनकी नागरिकता के ऊपर फर्क पड़े। इसलिए बड़ा चौकस होके वहाँ के जो मतदान के लोग हैं, वोटर्स हैं, उन्होंने अपना पूरा शक्ति लगा के हर दल के लोगों ने मतदान किया है। और मैं समझता हूँ कि मतदान का जो एक अच्छा इम्पैक्ट गया है इलेक्शन कमीशन के लिए, वो बधाई के पात्र हैं। वहाँ पे सुरक्षा बधाई के पात्र हैं। हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर APN न्यूज, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे इस समय हमारी चर्चा में हैं। विनय राय जी, एक साथ एक दिन में 3-3 रैलियां बहुत बड़ा इंडिकेशन है। योगी जी की एक साथ 3-3 रैलियां लगाई जा रही हैं। पहले बताया गया था 20 रैलियां वो कवर करेंगे, शायद अब वो संख्या बढ़ गई है। क्या यह योगी जी की लोकप्रियता है या उस व्यवस्था से लोगों का मन उचट जाना और योगी जैसे नेताओं को स्वीकार करना जो इस व्यवस्था से परेशान हैं? जी देखिए प्रसून जी, वैसे भी देखेंगे स्टार प्रचारक की जो सूची होती है उसमें 40 लोगों की सूची बनाई जाती है। उसमें सारे मुख्यमंत्री जितने भी हैं, चाहे डिप्टी CM है, सबका नाम होता है। लेकिन कैंडिडेट, सबसे बड़ी चीज है तो कैंडिडेट चाहता किसको है, डिमांड किसकी सबसे ज्यादा आ रही है। आज की तारीख में बंगाल हो या कोई चीज हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर आज हम बात करें बंगाल चुनाव में, मात्र अगर डिमांड है 4 नेताओं की वहां डिमांड है ओवरऑल। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पीछे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और हेमंता, 4 लोगों की डिमांड वहां पर है। उसमें भी सबसे बड़ी चीज है कि योगी आदित्यनाथ वो नेता है जो एक भगवाधारी है। साथ में प्रशासनिक चर्चा, क्योंकि जब मीडिया की बात होती है, उनके गवर्नेंस की बात होती है, इतना बड़ा स्टेट है कि खासतौर पर हम जिक्र करेंगे जौनपुर हो, बलिया हो, देवरिया हो, यहाँ के लोग भी जाके बंगाल में बसे हुए हैं। तो स्थानीय स्तर पर भी चर्चा होती है कि जो उनका मूल स्टेट है वहां पर योगी सरकार कैसे काम कर रही है। और मीडिया के जरिए भी उनका काम पूरे देश में फैला हुआ है। जैसे लोग पहले कहते थे ना कि आदित्यनाथ से पहले कि मोदी जी तो केवल गुजरात के, उनको पूरा देश क्या जानता है, लेकिन एक गुजरात के काम के भरोसे उन्होंने पूरे देश में पहचान बनाई। वही स्थिति आज योगी आदित्यनाथ की है कि पूरे देश में पॉपुलर हो चुके हैं अपने एग्रेशन के लिए, अपने काम करने के तरीके से, अपनी मेहनत से। आप ये देखिए, सुबह 4 बजे जगना और रात के 12 बजे तक काम में रमे रहना, ये अपने आप में योग्यता है। तो 3 रैलियों की जो बात कर रहे हैं, अगर उनको मौका दिया जाए करने को, हो सकता है 10 रैलियां कर दें। लेकिन सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी देखनी है, बाकी चीजें कोई छोटी रैली नहीं कर रहे योगी आदित्यनाथ। उनके जो रैली का पैमाना है वो कमोबेश अमित शाह के लेवल की रैली कर रहे हैं। विनय राय जी, तो एक तरीके से जो हुजूम जुट रहा है वो एक चीज तो साफ कर रहा है कि अब उन्हें सॉफ्ट पॉलिटिक्स पसंद नहीं आती है बीजेपी की, उन्हें हार्ड लाइनर नेता चाहिए जैसे योगी जी हैं। इस सच्चाई को आप स्वीकार करेंगे? अब इस पर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री हार्ड लाइनर रहे हैं, जब मुखिया ही हार्ड लाइनर है तो नीचे तो हार्ड लाइनर आएंगे ही आएंगे। और ऐसे भी एग्रेशन देखा जाता है। आप अगर एक तरफ देखें तो खास तौर पे जो साफ मीठी मीठी बातें करती है प्रबुद्ध वर्ग में आप टेबल टॉप पे कर सकते हैं, लेकिन हुजूम को जब आप एड्रेस करते हैं तो उसके तरह एग्रेशन चाहिए उसको, वो अपनी भाषा में सुनना चाहता है। और उसके पारंगत है योगी आदित्यनाथ। कटोगे तो बटोगे नारा उन्हीं का रहा। और आज भी अगर देखें तो जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं उसमें सीधा संकेत उनका है कि अगर यहाँ मुख्यमंत्री कोई होगा तो उन्हीं के लाइन लेंथ का होगा, उन्हीं की विचारधारा से कनेक्ट करने वाला होगा, और जो मंशा है बंगाल के लोगों की उसके मानक पे खरा उतरेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदमी हार्डलाइन सुनना चाहता है। लेकिन मैं एक बात और कह दूं, रैलियों की जो भीड़ है उसका एक साइकोलॉजी होती है कि मोटे मोटे तौर पर जिस नेता की रैली होती है उसी के वर्कर मैक्सिमम सुनने आते हैं। अगर सड़क पे हो रही है, चलिए 10% अनवांटेड भीड़ भी आ जाती है देखने सुनने। तो भीड़ का हुजूम भी बता रहा है कि बंगाल कहीं ना कहीं बदलाव के रास्ते पर है। अब वो बदलाव का जो पैमाना है कि इतना हैवी वोटिंग हो रही है उस अंदाज पे लगाइए। और कल का मैं बार बार कह रहा हूं कि अब जो चुनाव होने जा रहा है, कल का जो मतदान होगा वो टीएमसी के बेल्ट में होगा। अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर कर लिया
इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पूरे जीत के नायक के तौर पर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह अपनी पीठ थपथ पाएंगे और बंगाल को एक नया राज मिल जाएगा। नया राज मिल जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री पद का चेहरा कहा जाए, शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया जाता है मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पे, लेकिन अभी भी कोई ऐसा स्थापित नेता पैदा नहीं कर पाई है बंगाल में जिसको कहा जा सके कि ममता बनर्जी के सीधे अपोजिट पार्टी में वो खड़े हो सकते हैं। इस तरह के इसका क्या कारण है जी डॉक्टर मोहम्मद अमीन? देखिए, जहां तक सवाल है ममता का, तो ममता ने पूरी कोशिश की है 15 साल से वहां पर किस तरह काम किया जाए, कोशिशें की है उन्होंने कि केंद्र की योजनाएं न लागू की जाएं, और उन्होंने उन योजनाओं को नाम बदल के या तरीके से अपनी जो कोशिश की है उन्होंने अपने नाम से और ममता के नाम से कोशिश की है उन्होंने कि उनके राज्य सरकार ने काम किया है या उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की है और नीचे उतर के, यानी एक एक माइक्रो लेवल पे उतर के जो इस तरह से प्रचार प्रसार किया है और जो लोगों का भरोसा जीता है, उस हिसाब से वो चाहती है कि हमको चुन लिया जाए। अब ये जनता तय करेगी, जनता का अधिकार है कि वो किसको चुनता है। या तो समय का अगर बदलाव हुआ और ईश्वर ने उनके हाथ में नहीं लिखा है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी और कोई भी बन सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल इस बात का है कि इसी तरह से आपने देखा और भी प्रदेशों में, जैसे आपने आसाम में देखा और भी राजस्थान में देखा, आपने देखा मध्य प्रदेश में देखा, उड़ीसा में देखा। उड़ीसा में भी काफी दिनों के बाद बदलाव देखने को मिला था, जो बीजेपी आज पावर में है, और वहां भी यही बात कही थी कि मछली नहीं खाने देंगे। लेकिन आज उड़ीसा में सरकार है, मछली खा रहे हैं लोग। उड़िया लोग तो खाते ही भात और मछली। तो यहाँ भी यही सवाल उठाया गया, लेकिन इस बात का यहाँ पर कोई असर होने वाला नहीं है। हाँ, अब ये देखने वाला होगा कि कहाँ तक हमारी पैनी नजर थी बीजेपी की और कहाँ तक वो पहुंच पाए हैं, कहाँ तक लोग पहुंच पाए हैं, अफवाहों से कैसे मुकाबला कर रहे हैं। विनय राय जी, 4 मई के नतीजे 148 के आंकड़े के करीब अगर उलझते हैं तो बंगाल की राजनीति में क्या दल बदल की राजनीति शुरू होगी या कोई नया समीकरण भी बन सकता है? अभी तो फिलहाल शुभ संकेत की बात करी प्रसून जी, क्योंकि अभी उड़ीसा का जिक्र हो रहा था। तो उड़ीसा के भी इंचार्ज कौन थे? भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल। और बंगाल का इंचार्ज कौन है? भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल। तो अभी तो लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े जो थिंक टैंक्स हैं, जो संगठन पे काम करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, नेताओं से कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, वो तय कर लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी एक समय में काम नहीं करती है। उसका दूसरा लक्ष्य भी होता है कि अगर अपोजिशन का कोई व्यक्ति जीत रहा है, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है, उस पर भी वर्क करती है। वरना आम आदमी पार्टी के नाक के नीचे से 7 सांसद निकल के चले गए, पता ही नहीं चला उनको। 24 घंटे के अंदर। विनय जी बेहद अहम बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी सवाल है कि क्या अगर बीजेपी की जीत होती है, इसके पीछे कोई एक सबसे बड़ा कारण होगा, तो क्या वह घुसपैठ होगा? जल्दी से जवाब चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, घुसपैठ और गवर्नेंस, अराजकता, वहां जो कमीशन खोरी की आदत पड़ गई, सिंडिकेट काम करने लगे हैं। घुसपैठ भी मुद्दा है, सिंडिकेट भी मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है। और खासतौर से एक नया मुद्दा जो बना, लड़की जिसकी मेडिकल की बच्ची की हत्या हुई और रेप हुआ, वो एक मुद्दा लड़कियों के बीच में सेफ्टी सिक्योरिटी का भी सामने इस समय आया है, जो तुष्टीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर बंगाल की जनता के सामने उभरा है, जिसको लेकर बार बार टारगेट किया जा रहा है ममता बनर्जी को, और शायद यही मुद्दा ममता बनर्जी के लिए बेहद भारी पड़ेगा। आप दोनों इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।